मध्य प्रदेश में चुनाव है और एक बार फिर किसी पर शक किया जा रहा है और वो है बेजुबान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा था कि माननीय चुनाव आयोग जी, आपसे एक ही गुजारिश है, वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में दे दो, जिसे हम अलग से रखे मतपेटी में डाल दें। मतगणना के पहले किसी भी 10 मतपेटी के वोट गिन लो और काउंटिंग यूनिट के नतीजों से मेल कर लो। यदि दोनों का नतीजा एक जैसा है तो काउंटिंग यूनिट के नतीजों से रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। इसमें चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना है, इसे गंभीरता से लें, देश में लोकतंत्र को बचाइए। हमारी मांग केवल ये है, मैं एक मतदाता हूं, मेरा ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है कि मेरा वोट सही रिकॉर्ड हो, सही जगह जाए और सही काउंट हो। ये मेरा अधिकार है। वीवीपैट में पता ही नहीं पड़ता है। हमारा इनसे कहना यह है कि आप जो मशीन में आज विश्व में जिस मशीन में चिप लगी हो वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट से साफ है कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए अभी से मशीन पर दोष मढ़ने लगे हैं। वो तो हार के कारण अभी से ढूंढने लगे हैं। राजा बहुत समझदार है, दिग्विजय जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो अभी से वो मशीन पे दोष मार के और छुट्टी पाओ। अब आपको ईवीएम और वीवीपैट की तकनीक भी बता देते हैं। क्या हैक हो सकती है ईवीएम? ईवीएम ना तो कंप्यूटर से कंट्रोल होती है और ना ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़ी है। छेड़छाड़ हेरफेर रोकने के लिए मशीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेफ है। इनमें उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को वन टाइम मास्क्ड चिप में बदल दिया जाता है। ईवीएम का सॉफ्टवेयर गोपनीय तरीके से विकसित किया है। अभी तक ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ सिद्ध नहीं हुई है। ईवीएम को हैक करने की बात अभी तक सही साबित नहीं हो सकी है। वीवीपैट मशीन को ईवीएम के साथ अटैच किया जाता है। ये मशीन वोट डाले जाने की पुष्टि करती है। वीवीपैट के साथ प्रिंटर जैसा एक उपकरण ईवीएम से जुड़ा होता है। बटन दबाते ही उम्मीदवार के नाम और पार्टी के चिन्ह की पर्ची स्क्रीन पर 7 सेकंड तक दिखती है। 7 सेकंड बाद पर्ची सुरक्षित बक्से में गिर जाती है। चुनाव आयोग ने 12 मई 2017 को सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति से ईवीएम के साथ वीवीपैट अटैच करने का फैसला लिया था। माना यह जा रहा था कि इससे ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर विराम लग जाएगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता ईवीएम के बाद वीवीपैट की वफा पर भी शक करने लगे हैं। पता नहीं ईवीएम और वीवीपैट को अभी कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा ईवीएम बेवफा है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस ने फिर क्यों छेड़ा ईवीएम का राग? कब तक ईवीएम को देनी होगी अग्नि परीक्षा? वीवीपैट पर्ची की गिनती पर क्यों सहमत नहीं भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस को क्यों सताने लगा चुनाव में गड़बड़ी का डर? अगर बात चुनाव की हो और ईवीएम की ना हो तो बेईमानी होगी, और ईवीएम की बात ना हो, ईवीएम से होने वाली गड़बड़ी, ईवीएम से होने वाली फेरबदल की बात ना हो तो फिर चुनाव ही क्या। जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हुई है, ईवीएम के जरिए वोटिंग शुरू हुई है, ईवीएम की पारदर्शिता को लेके, ईवीएम की निष्पक्षता को लेके सवाल लगातार खड़े हुए हैं। हालांकि माननीय चुनाव आयोग ने ईवीएम में छेड़खानी, ईवीएम को हैक करने जैसी कोशिशों के लिए कई ऐसे प्रोग्राम्स किए, ओपन ऑफर दिए टेक्नोक्रेट्स को, एथिकल हैकर्स को, कि वो आएँ और दिखाएं कि ये मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, इसके प्रोग्राम में कुछ चेंज किया जा सकता है। कुल मिलाकर कुछ भी तथ्य परख बात इसके पक्ष में नहीं आई, लेकिन ईवीएम की
प्रणाली को लेकर, ईवीएम से वोटिंग प्रणाली को लेकर लगातार कांग्रेस तो सवाल उठा रही है। इसको दूर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए रैंडमली कहीं कहीं वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल करके एक मशीन लगाई गई कि जिसमें जो वोट जाएगा उसकी पर्ची भी प्रिंट होगी, तो रैंडम कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं बूथों पर, ताकि एक भ्रम की स्थिति न बने। लेकिन अब विपक्ष मांग कर रहा है कि हर वीवीपैट मशीन में ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाया जाए और उसकी जो पर्चियां उनकी काउंटिंग की जाए। तो ये दो काम हो जाएंगे, एक तो ईवीएम से पहले वो काउंटिंग हो, फिर एक तरीके से पर्ची से काउंटिंग हो। कांग्रेस लगातार इस वक्त की पक्षधर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन जैसे ही वो ईवीएम पर सवाल उठाती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये अपने डर के लिए, अपनी हार के डर से अभी से बहाने ढूंढने लगे हैं, ये वो एक्सक्यूज हैं ताकि ये बता सकें कि ये क्यों हारे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल अमित जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वीवीपैट और ईवीएम इन दोनों विषयों पर आमने सामने रही है, लेकिन कांग्रेस चुनाव के वक्त इस पर ताव खाती है। चुनाव आते ही साथ ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेकर कांग्रेस को पूरे समय, चाहे सदन हो, संसद हो, माननीय न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, माननीय चुनाव आयोग हो, सतत इस पर अगर गंभीरता कांग्रेस को दिखानी है, वाकई गंभीर है, तो पूरे समय दिखानी चाहिए और उन सारे फोरम्स पर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये कहना, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये हार के बहाने हैं ताकि हार का ठीकरा किसी के सिर पर तो फोड़ा जा सके, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात का और मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब मैं आपको दूं। 2010 में इस देश में एक बहुत वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने किताब लिखी और किताब में ये कहा था कि ये जो ईवीएम मशीन है इस पर उनको भरोसा नहीं है और इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। और वो नेता थे आपके हमारे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष और शिवराज सिंह चौहान साहब के राजनीतिक गुरु श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग जो है वो जब भी चुनाव होते हैं, वो चुनाव से संबंधित कोई भी बात होती है, चाहे मैं भी जैसा एक आम नागरिक हूँ, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बाद में हूँ, आप भी एक मतदाता हैं, मैं भी एक मतदाता हूँ। यदि मेरे दिल में या दिमाग में कोई भी चीज आती है तो मुझे उस बात को रखने का हक है चुनाव आयोग में। वही दिग्विजय सिंह जी लगातार उस बात को कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई अलोकतांत्रिक बात तो कही नहीं है और इसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जब हम दुनिया के देशों की बात करते हैं, जो विकसित देश हैं जितने भी, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, हम ब्रिटेन की बात कर लें, हम जितने भी राष्ट्र हैं वहां की बात कर लें, तो क्या वहां पर ईवीएम चल रही है? ईवीएम से चुनाव होता है? अब भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान साहब जो है वो स्वतंत्र हैं कुछ भी बात कहने के लिए, क्योंकि अभी तो वहां यही तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनना है। तो वो अपनी जो अंदर का द्वेष है वो अपने विपक्षी दल के ऊपर निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, दिग्विजय सिंह जी ने जब जब जिस बात को लेकर सवाल उठाए हैं वो एक भी बात कभी असत्य नहीं निकली है। चाहे माननीय मोदी जी की धर्मपत्नी जी का हमला हो, चाहे पुलवामा को लेकर जो उन्होंने बात कही थी, अब तो इनके पूर्व राज्यपाल ने भी कही वो बातें, और भी जितनी भी बातें हैं रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए। तो ये बात जो है यदि उनके मन में आई है तो चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। 10 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। नहीं, मन में आई से काम नहीं चलेगा ना। माननीय चुनाव आयोग के समक्ष इस बात पर पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उनको एक एप्लीकेशन देती, नहीं सुनते तो सुप्रीम कोर्ट जाती, इस पे करना चाहिए था थोड़ा और ज्यादा काम। मेरी बात तो सुनिए। प्रथम दृष्टया तो हम चुनाव आयोग ही जाएंगे ना। इस चुनाव को लेकर हम सीबीआई में तो जा नहीं सकते, ईडी में तो जा नहीं सकते, चुनाव आयोग में उन्होंने बात को रखा है
और दूसरी बात, चुनाव आयोग ये कहता है कि हमने ओपन ऑफर दिया था, वो कोई उसको नहीं कर पाया। नवीन जी, आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हम देखते हैं कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। एक फोन आता है और वो कुछ लिंक क्लिक करते हैं और पैसा गायब हो जाता है। अब कल को कोई हमसे कहे कि भाई ये फ्रॉड नहीं है और अमित जी आप इसको करके बताओ, तो भाई मेरे बस की तो नहीं है ना, लेकिन वो फ्रॉड तो हो रहा है। भाई जरूरी नहीं है मैं उस चीज का टेक्नीशियन हूं, बहुत अच्छा कि प्रतिक्रिया ले लेता हूं, लेकिन हो तो रहा है वो। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कांग्रेस को ईवीएम की पारदर्शिता पर, निष्पक्षता पर और आपकी पार्टी की नीयत पर पूरी तरह से शंका है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को नवीन जी इस देश से ही शंका है, और यह शंका हमने इतिहास के कालखंड में भी देखी है। जब वह शासन व्यवस्था में थे तब भी वह समय समय पर हमारा जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनको लेकर के इनकी शंका प्रकट होती रहती थी। देखिए, लोकतंत्र में संस्थाएं जो होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं, वह सरकारों के आने जाने के क्रम में लोकतंत्र को स्थायित्व का भाव प्रदान करती है। अगर कांग्रेस पार्टी को उनके ऊपर ही शंका है तो पिछले 75 वर्षों में इनको सोचना चाहिए कि इन्होंने कैसा लोकतंत्र बनाया कि आज इनको संस्थाओं पर संदेह की गुंजाइश हो रही है। जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो हमारा, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, यह सरकारों के आने जाने के क्रम में चीजों को व्यवस्थित रखते हैं। और यही कारण है कि हमारे लोकतंत्र पर लोक आस्था आज दृढ़ है, क्योंकि सरकार की एक अपनी विचारधारा होती है, पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, लेकिन यह संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करती हैं। और आप देखिए, आपातकाल जैसे प्रतिघात को झेलने के बाद भी हमारा लोकतंत्र अगर आज इतना मजबूत है और एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, तो स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र की मजबूती है, हमारी इन संस्थाओं का उसमें योगदान है। तो दिग्विजय सिंह अपनी एक छवि को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह किस मानसिकता से ग्रसित है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कर्नाटक में क्या ईवीएम को नहीं मैनिपुलेट किया जा सकता था? हिमाचल प्रदेश में नहीं किया जा सकता था? जब पिछले साल 2018 में चुनाव हुए थे, इससे पहले वाले विधानसभा के, तब क्या ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं हुआ था? इस प्रकार की तर्कहीन और तथ्यविहीन बातें कर देने से कोई राजनीतिक इसका परिणाम नहीं आने वाला है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी प्रत्याशित हार को देखते हुए बहाने तलाशने में लग गई है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि इन्होंने बड़ी संख्या में वोटर आईडीज में फर्जीवाड़े की बात कही थी, उसको लेकर के चुनाव आयोग में पत्र लिखा, चुनाव आयोग ने बकायदा उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया और बाकी चीजों में उनकी जितनी भी आपत्तियां थी उनको खारिज किया। फिर उसके पश्चात हमने देखा कि कई अवसरों पर कई राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस के नेता ईवीएम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहे। इन्होंने कहा, लालकृष्ण आडवाणी जी ने प्रश्न लगाया, ठीक है, लोकतंत्र में आपको भी अधिकार है, आडवाणी जी ने भी लगाया, तो क्या आपने उनका जो प्रश्न था, उनकी जो आशंकाएं थी ईवीएम को लेकर के, उनका निदान करने के लिए इस प्रकार से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा कि हम ईवीएम यहां पे रख रहे हैं, आप आकर के डिमॉन्स्ट्रेट करिए कि कैसे उसको वो किया जा सकता है? कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत यह हुआ कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को मौका दिया गया, चुनाव आयोग की ओर से दिया गया कि आप आइए, उसमें जो भी गड़बड़ी की जा सकती है, उसको जैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, तमाम चीजें आप रखिए। लेकिन ऐसा कुछ कभी आपको देखने को नहीं मिला। यह तमाम चीजें स्पष्ट करती हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जमीन अब सरकना शुरू हो चुकी है। इनको हार अपनी नजर आ रही है। जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ताओं का समय के साथ आक्रोश निकला है, जिस प्रकार से टिकटों में धांधली की बात सामने आई, आज प्रदेश का कोई एक ऐसा अंचल नहीं है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ भिड़ रहे हो, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसे एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित संगठन का वह कैसे मुकाबला कर पाएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अमित जी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह बहुत सत्यवादी हैं, उन्होंने जो बातें बोली। दिग्विजय सिंह कुछ समय पहले बोल रहे थे कि नूह की तर्ज पर मध्य प्रदेश में दंगे होंगे। क्या ऐसे कोई दंगे मध्य प्रदेश में हुए? यह तो वही बात हो गई कि मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए एक दिग्विजय सिंह इस कूट रचना की ओर आगे बढ़ रहे थे। और देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, फिर इन्होंने मोदी जी की पत्नी की ओर चले गए। दिग्विजय सिंह, जिनको स्वयं की अपनी पत्नी के बारे में बहुत लेट जानकारी हुई, जनता के सामने किस प्रकार से वह तमाम चीजें सामने आई, तो उनको मोदी जी की पत्नी के बारे में कहा जानकारी। और जहां तक बात रही पुलवामा हमले की, आज तक सत्यपाल मलिक उस पद पर रहते हुए उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, उसके पश्चात उस दिशा में आगे बढ़े। यह तमाम चीजें देखिए राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेश शर्मा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और शिवम की तो वीवीपैट जो है पर्चियां निकाल ही रही थी, पहली दूसरी, हालांकि वो चौथी तक पहुंच गए थे, लेकिन काउंटिंग उनकी 2 से आगे नहीं बढ़ रही थी। बस यही शंका कांग्रेस को है कि काउंटिंग तो बढ़ती है कांग्रेस की, फिर सीटें नहीं बढ़ती हैं और किसी किसी राज्य में बढ़ती हैं। लेकिन वीवीपैट और ईवीएम को सब जगह कनेक्ट किया जाए तो फिर तो वही होगा कि पर्चियां अगर गिननी है तो फिर बैलेट पेपर पे ही गिनो। तो कहीं कहीं रैंडम टेस्टिंग के लिए तो ठीक है कि एक अचानक, उदाहरण के लिए एक चेक कर लिया कि एक मॉडल बूथ बना दिए कि यहाँ एक वीवीपैट की भी काउंटिंग हो जाएगी, उससे मिलान भी हो जाएगा। लेकिन सब जगह की मांग कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस मूलतः पक्षधर है बैलेट पेपर से चुनाव की। तो हमने तो बैलेट पेपर के चुनाव में देखा है
कि उसमें स्याही भर दी गई बैलेट बॉक्स में, फिर बैलेट बॉक्स लूटे गए। उस समय तो बहुत ही मतलब बैलेट बॉक्स लेकर दौड़ रहे हैं लोग खेतों में, ये फोटो मीडिया में भी छपे हैं। तो प्रणाली पर सवाल तो दोनों ही जगह हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाली बात है और अब चूंकि टेक्नोलॉजी की बात है तो इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सर क्या कहेंगे आप? दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। पहली बात यह कि जो इलेक्ट्रॉनिक मामला है या कंप्यूटरीकृत मामला है, राजीव गांधी जी लेके आए थे। तो जब राजीव गांधी जी जो टेक्नोलॉजी लेके आए थे, आज वो संदिग्ध कैसे हो रही है, ये एक प्रश्न है। एक दूसरा ये है कि मुझे जहां तक जानकारी है, दिग्विजय सिंह जी ने 100% काउंटिंग की बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि कुछ जो है बैलेट जो अपना ये है इसको गिन लिया जाए, जो वोटिंग मशीन है इसको। तो ये एक प्रयोग, हाँ, ये एक कुछ वोटिंग मशीन की वीवीपैट जो है उसको गिन लिया जाए। 100% गिनने जैसी बात मुझे नहीं लगता, मेरे ध्यान में नहीं आई कि उन्होंने कही होगी। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को ये सब चीजें पहले से तय कराने की होती हैं। जब चुनाव प्रोसेस में आ जाते हैं उस समय इस प्रकार की डिमांड जो है केवल पॉलिटिकल डिमांड होती है। वही है, पीवीपैट मशीनें खरीदना, उनका इंस्टॉलेशन, उसके लिए बजट, ये सब चीजें, वही मैं कह रहा हूं कि अगर इस पर बात होनी थी तो थोड़ा समय ये पहले से। और आडवाणी जी ने 2010 में ये बात कही थी। 2010 में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। वो चाहते तो आडवाणी जी की बात मान करके सारी व्यवस्था कर सकते थे। बजट का बड़े फाइनेंस के जानकारी थे, बजट का एलोकेशन हो सकता था, सब हो सकता था। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है। इसको मेरा ये व्यक्तिगत सोचना है कि ये राजनीतिक लड़ाई है। एक तरफ से कपड़े फाड़ने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ से वीवीपैट की इनकी बात की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है और इस राजनीतिक लड़ाई को चुनाव में कोई बहुत महत्व मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये जो बातें चली हैं सारी की सारी, ये केवल एक हवा बनाने के लिए और हवा का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई दम है इन सब बातों में। जी अमित जी, इसमें देखिए ये बात तो सही है कि आप बिल्कुल एन वक्त पर अगर ये डिमांड रखेंगे चुनाव आयोग को, आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं, समझते हैं कि चुनाव के समय पर चुनाव आयोग को बजट का एलोकेशन एक एक चीज़ के लिए, तो आप अगर कोई भी ऐसी बात जो जिसमें चुनाव आयोग को एक बजट खर्च करना है, एक व्यवस्था समानांतर खड़ी करना है, चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा है। आप देखिए बूथों पर कैमरे लग रहे हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। अब वो समय गया जहां बाहुबल से वोटिंग करा ली जाती थी, तो वो भी बैलेट पेपर पे पहले एक व्यक्ति घुस गया और उसने सारे बैलेट पेपर ठक ठक करके सारे बैलेट पेपर पे सील लगा दी। वीवीपैट में अपनी एक व्यवस्था है, ईवीएम में अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन सवाल चूंकि अगर गंभीर है तो उसकी गंभीरता की समय सीमा जो है वो उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है इसको समय रहते उठाते तो शायद ये मसला व्यवस्था का हो सकता था। अब ये पॉलिटिकल दिख रहा है। देखिए नवीन जी, चुनावों के दौरान हमने कई जगह सुना है वीवीपैट मशीनें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाड़ियों में कई जगह मिली हैं। कई जगह बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं। ये इसी देश में हुआ है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शर्मा जी ने कहा राजीव जी कंप्यूटर लाए, तो शर्मा जी हमें बहुत गर्व है कि राजीव जी कंप्यूटर लाए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन आपके हाथ में जो फ़ोन है उसमें आप बहुत सारी खबरें बनाते हो, अच्छी खबरें, ज्ञानवर्धक खबरें बनाते हो, उसको आप फैलाते हो। लेकिन उसी स्मार्टफोन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर क्या देखते हैं ये हमने सबने देखा है। तो टेक्नोलॉजी आती है, उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसका अच्छा लाभ लेना या बुरा लाभ लेना ये तो हमारे ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मेरा मानना यह है, जब हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो जब दुनिया के टॉप देश इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और दिग्विजय सिंह जी जब इस बात को बोल रहे हैं, कोई ऐसी आलोकतांत्रिक उसमें बात नहीं है। एक आम मतदाता होने के नाते जो वो बात कर रहे हैं, तो उसमें आखिर गलत क्या है?
और रही बात चुनाव में हार की और जीत की, तो ये तो आप समझ लीजिए कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं चुनाव के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की यथास्थिति को दर्शा रहे हैं। और इस तरीके की राजनीति कभी हमने की नहीं है कि इस तरीके की बातों का प्रयोग किया जाए। सर्वे, लोकतंत्र आपको क्या लगता है कि सर्वे को झुठलाने के लिए ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सकता है? अभी तो ऐसा कोई सर्वे हालांकि आया नहीं है बहुत बड़े स्तर पर कि एकदम स्पष्ट हो कि इसकी सरकार बन रही है। देखिए, मैं तो जहां भी जा रहा हूं और जहां भी सुन रहे हैं हम, और भी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं आपकी तरह, तो वो तो ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों तौर पर बता रहे हैं कि सरकार किसकी आ रही है, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है। मैं तो ऑफिशियल तौर पर कह रहा हूं कि कंफ्यूजन की स्थिति है। अब अगर आप कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में सॉल्यूशन ढूंढ ले और आप ईवीएम में कंप्लेंट ढूंढ लो तो अलग बात है। देखिए, ईवीएम पर सवाल तो है शिवम, और ईवीएम पर सवाल, हालांकि अब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, अब ये माननीय चुनाव आयोग का विषय है, लेकिन इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, हम उन्हें खुद के ऐब गिनाते हैं। तो जो यह दिग्विजय सिंह हैं वह लगातार जनता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसके कारण मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को खारिज करे। इनके पास अगर ईवीएम से आज चुनाव को हम बंद करा दें तो क्या ऐसी कोई दूसरी प्रणाली है जो 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सुगमता के साथ चुनाव करवा सके? अमेरिका की बात करते हैं, 33 करोड़ की आबादी है, 10 फेज में चुनाव होता है, वहां पर फेडरल व्यवस्था है, यहां पर यूनिटरी व्यवस्था है। तो तुलनात्मक चीजों का तो हम इन प्रकार से बाइनरी नहीं खींच सकते। अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, वहां पर धर्म और जो राजनीति है उसका अलग तरीके का तालमेल है, यहां पर चीजें अलग है, यहां पर जो भेदभाव है समाज में उनकी अलग स्थिति है। तो देखिए, ईवीएम ने पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा था कुछ वर्ग कहीं पर जो जातियां प्रभावशाली होती थी, कुछ सामाजिक वर्ग प्रभावशाली होते थे, वह किस प्रकार से बैलेट को पूरा उठवा लेते थे। हमने बिहार में देखा टीएन शेषन जो लालू प्रसाद यादव जी के कहर के कारण उन्होंने कई चरणों में चुनाव करवाया और अंततः उसमें गड़बड़ी नहीं होने दी गई। तो इस प्रकार की स्थितियां भी हमारे लोकतंत्र ने देखी है कि जब पूरे लोकतंत्र को बाहुबल के माध्यम से दबाने का प्रयास किया जा रहा था, और उस स्थिति में ईवीएम तो एक वरदान के तरीके से आया जहां पर व्यक्ति के पास इस बात की स्वायत्तता है कि वो अपना मतदान गुप्त रख सके, उसको सिर्फ एक निशान देखना है, उसके सामने जाकर के अपने मत का प्रयोग करना है, उसके लिए न कोई लिखा पढ़ी की आवश्यकता है। जहां आज भी बड़ी आबादी हमारे देश में निरक्षर है, जो स्वाभाविक तौर पर अपना जो एक अगर उसका एक वर्ग भी है तो उसका भी सम्मान हमें करना है। तो उस दृष्टिकोण से यह तमाम चीजें आज की मौजूदा स्थिति में व्यवहारिक नहीं है और यह चीजें हम देख रहे हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश की जहां तक स्थिति की बात है, यह लोग सर्वे की बात कर रहे हैं तो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ और मुगालते में रहे, इनके अपने कार्यकर्ता इसी प्रकार के मुगालते में रहे। जब चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित आएंगे, जब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में लौटती है, तो फिर इनके पास ईवीएम तो है ही, यह कोसते रहेंगे, जी भर के कोसेंगे, समय भी इनके पास पर्याप्त रहेगा अपनी हार पर मंथन और विचार करने के लिए। और उसके पश्चात इनके पास बहाने के रूप में ईवीएम रूपी इन्होंने अस्त्र निकाल लिया है, जो चुनाव की हार के बाद इनके लिए एक बेहद उपयोगी यंत्र साबित होगा। जी, कुछ कहना चाह रहे थे अमित जी? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है मेरे भाई ने जी, बहुत अच्छी बातें कहता है। दरअसल क्या है कि हमें इनकी संस्थाओं पर इसलिए यकीन नहीं है। संस्थाएं हमारी नहीं है, संस्थाएं इस देश की है अमित जी। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। दोनों में थोड़ा सा आपको शब्दों में वो रखना चाहिए। संस्थाएं देश की होती हैं, किसी दल विशेष की संस्थाएं कभी नहीं होती हैं। आप कह रही है, मेरी बात सुन लो जी। क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपके ईडी में इतने सारे अधिकारी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आपके जमाने में सीबीआई को तोता कहता था, आपने तब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट तो जब सनातन सभ्यता को एक सांस्कृतिक सभ्यता कहता था तब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट और इन्हीं अदालतों ने राहुल गांधी को दोषी माना था एक जाति विशेष का अपमान करने के लिए, तब तो आप उसकी बात नहीं सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर को न्यायोचित ठहराया था, उसके बावजूद भी आपकी मैडम सोनिया उस पर आंसू बहाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई चीजों पर जो विसंगतियां को हाईलाइट कर सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक डिस्कोर्स है वो आपको समझना होगा। ईवीएम का अल्टरनेटिव आज की स्थिति में मौजूद नहीं है। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप तो बोलिए ना। देखिए, सोनिया जी की बात जहां तक करते हैं, ठीक है 6 महीने पहले तक शिवम भी उनकी जय जयकार लगाते थे। ये अलग बात है कि अब विचारधारा चेंज हो गई है तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार लगा रहे हैं। में मुख्य बात यह है कि मेरे भाई को आज ये तो याद है कि उस टाइम कौन मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
मैं शिवम से ये पूछना चाहता हूं कि अभी वो बताएंगे अब देश बस का सर, चुनाव आयुक्त कौन है? बस बस नाम बस बताएंगे? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, ये अंतर है। जी जी, कांग्रेस के जमाने में जितनी एजेंसियां थी सभी स्वतंत्र रहती थी। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, अभी की जितनी भी एजेंसियां हैं उनके चीफ जो है वो प्रधानमंत्री और सरकार के इशारे पर चलते हैं। मैं बात कर लेता सरकारों में अंतर अरे है। पहले कौन विदेशियों, पहले क्या विदेशियों के सारे चलते थे, ये ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है सुरेश जी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, भाई आप कोई व्यवस्था बदलने की बात करो तो इतना तो अवसर दो। इतने तुम समय में तो मतलब आप टेंट नहीं बदल पाएंगे, बाकी मशीनें तो बहुत दूर की बात है। जो एक तो सुदूर अंचलों में इतनी बड़ी आबादी में वोटिंग कराना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। तो चुनाव आयोग के समक्ष ये बात रखी जानी चाहिए थी, समय से रखी जानी चाहिए थी, और अभी भी रखी है तो हो सकता है चुनाव आयोग कोई संज्ञान ले। क्या कहें? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास तो करना पड़ेगा, और ये कई चीजें ऐसी उलझती जा रही हैं कि राजनीति इतनी ज्यादा सशक्त और हावी हो गई है कि वो बाकी की संस्थाओं को झूठा सिद्ध करने में लगी हुई है, जबकि उसे खुद सुधरना चाहिए। कई बार मैं इस बात के लिए कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि माननीय न्यायालय को भी अपनी जो है बातों की समीक्षा करना चाहिए, उन्हें भी कई चीजों को देखना चाहिए। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया है उस चुनाव प्रक्रिया में निरंतर सुधार हुए हैं, सुधार होते जा रहे हैं। यदि वोटिंग मशीनों के बीच में कोई बात आती है तो राजनीतिक पार्टियां इस पर सामूहिक विचार करें और एक राय से उसके बारे में चुनाव आयोग को कहें। ये अलग बात है कि आडवाणी जी कहते हैं तो कांग्रेस की सरकार नहीं मानती, दिग्विजय सिंह कहते हैं तो भाजपा की सरकार आम सहमति नहीं बनती। पहल करना चाहिए, सभी दल मिले, यदि बहुत ही बढ़िया बात, और विकल्प अच्छा हो सकता और अच्छा कोई विकल्प हो सकता है तो उसके बारे में विचार करें, अन्यथा आज तो यही बेहतर विकल्प है। और हार जीत तो चुनाव में जनता के माध्यम से होती है, वोटिंग मशीनों के माध्यम से थोड़े ना होती है। केवल जनता के बीच में जाने की बजाय, जनता के भावनाओं को जीतने की बजाय यदि वोटिंग मशीन की बात की जाएगी तो ये बहुत उचित नहीं है, और कम से कम चुनाव प्रक्रिया के बीच में तो उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से चुनाव सुधार की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ाना ही चाहिए, और जिस प्रकार से पारदर्शिता के लिए पेन से आधार को जोड़ रहे हैं, खातों से आधार को जोड़ रहे हैं, यूनिक आईडी को आधार से जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वोटर कार्ड को भी आधार से जोड़ देना चाहिए, ताकि वो जो एपिक नंबर है वो आधार नंबर से कनेक्ट हो जाए, पता चले कि भाई फला व्यक्ति ने वोट दिया है। इसमें और कुछ पारदर्शिता के लिए अगर माननीय चुनाव आयोग कुछ कर सकता है तो किया ही जाना चाहिए। चुनाव सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर कदम है, लेकिन बीच भांवरों में अगर आप कहेंगे कि अब कोई और इंतजाम करो तो संभव नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके लिए फजीयत का कारण नहीं बन जाए। अब इस स्टेटमेंट को उनकी हार के बचाव में देखा जा रहा है, तो ये समझना पड़ेगा, ये माहौल बदल देते हैं ऐसे स्टेटमेंट। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।